एक बड़ा सा महल जिसके चारों ओर सफेद रंग के फूल खिले। ये था जोधपुर का शेखावत महल। वीरेंद्र सिंह शेखावत यहाँ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। आज शेखावत महल में बहुत चहल पहल थी। आज वीरेंद्र शेखावत की इकलौती बेटी को वाले जो देखने का रहे थे। कुछ देर बाद बड़े से हॉल में राणा परिवार बैठा था। जोधपुर में उनका ही हुक्का पानी चलता था। शेखावत साहब बिजी साल पहले पुर से हम बस गए थे, लेकिन राणा खानदान पीढ़ियों से जोधपुर पर हुकूमत करता। शेखावत साहब बुरान माने तो एक शंका हमारे मन में थी। आशुतोष राणा ने सामने बैठे वीरेंद्र जी से सवाल किया। अरे राणा साहब, आप बेझिझक पूछिए, क्या सवाल है आपके मन में। हालांकि कहीं न कहीं मन ही मन वीरेंद्र जी सवाल जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे अपना सवाल कहने को कहा। क्या है, हमारे यहाँ बींदनी ज्यादा पढ़ी लिखी न लाते, आप तो जानते ही है न। राणा खानदान के नियम पढ़ी लिखी, छोरी बगावत करना चाहवे। बस हम यही जानना चाहते हैं कि आपकी बिटिया कितनी पढ़ी लिखी है। उनकी बात सुन वहाँ बैठा कोई भी इंसान हैरान नहीं था, क्योंकि राणा खानदान के बारे में हर कोई बहुत अच्छे से जानता था। वीरेंद्र जी ने एक पल रुककर जवाब देते हुए कहा, हमारी बिटिया तो केवल 10वीं तक स्कूल गई, फिर उसका मन लगा ही नहीं। पढ़ाई लिखाई में जवाबी तो खींचतान के हो गई, बाकी घर और पाक कला के सब काम में उत्तीर्ण है हमारी बेटी। उन्होंने अपनी बेटी की बड़ाई करते हुए कहा। वीरेंद्र जी की बात सुनकर राणा परिवार के लोगों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल चुकी। वही एक लड़की जिसने शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहना था, जिसे उसका गोरा शरीर दिख रहा था, उसको देखकर लग रहा था वो अभी उठकर आई थी। उसकी नींद तो अपने पिता वीरेंद्र शेखावत की झूठी बातें सुनकर ही भाग चुकी। उसने मुंह फाड़े हैरानी से कहा, 10वीं तक पढ़ी हूँ, ये क्या बकवास है, मैं B.Tech। वो तेज आवाज में कुछ कहती, उससे पहले ही किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा दी थी। तो हमने आपका बाल विवाह नहीं करवाया, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और तैयार होकर आइए। वाह, अपने क्या एहसान किया है मुझ पर। के कहते हुए उस लड़की ने मुंह बनाते हुए हाथ जोड़ लिए, लेकिन फिर बोली, मैं ये शादी नहीं करूंगी। उसने खड़े होकर हल्के गुस्से में कहा, आपसे किसी ने पूछा नहीं है, लारोजे नाटक खत्म कर और नीचे तमीज से पेश आना। सबके सामने जो सवाल करे उसका जवाब ठीक ढंग से देना कोई काम आता है या नहीं, उसका जवाब सिर्फ हाँ ही होना चाहिए। ये कहते हुए देविका जी ने एक गुलाबी रंग का पोशाक उसके हाथ में दिया। जुल्म करना बंद करे, आपको पता है मुझे कुछ नहीं आता कुछ। उस लड़की ने हल्के गुस्से और चर्न के साथ कहा, सिखा देंगे हम, अब आप यहीं रहने वाली हैं। देविका जी वहां से इतना बोलकर चली गई। वही उस लड़की ने जैसे तैसे पोशाक पहनी, उसको चिढ़ हो रही थी, गुस्सा आ रहा था। भला उसे सबने समझ क्या रखा था। उसने खुद को आईने में देखा और एक डेविल स्माइल करते हुए बोली, मैं भी देखती हूँ वो लोग मुझसे मिलने के बाद कैसे हाँ करते हैं। न जाने उसके दिमाग में क्या ही चल रहा था, लेकिन ये बिल्कुल साफ था। शेखावत परिवार ने उसके ऊपर शादी का दबाव बनाया था और अपने माँ बाप के आगे उसकी बिल्कुल भी चलने वाली नहीं थी। नीचे सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। आशुतोष जी ने अपने बेटे की ओर देखकर सवाल करते हुए कहा, आप बताएं कुंवर, क्या आप इस रिश्ते से सहमत हैं? उस लड़के ने केवल धीरे से सर हिला दिया और मन ही मन कहा, बाबा साहब, ये अपने अच्छा नहीं किया, अपनी सौगंध देकर इस शादी के लिए राजी किया है हमें, और अब सबके सामने हमसे हमारी मर्जी पूछ रहे हो। अब तो कुंवर भी राजी है, आप अब जल्दी से हमारी बींदनी को बुला दीजिए। शकुंतला देवी ने बेचैनी से कहा। आशुतोष राणा की माँ और कुंवर अनिरुद्ध राणा की दादी शकुंतला देवी का घर की औरतों में राज चलता था। फाजवी पड़ी होने के बाद भी उनको हर काम की समझ थी। वीरेंद्र जी ने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, जाइए लाड़ो को नीचे ले आइए। वही खनक गुस्से से मुंह बनाकर बैठी थी, जिसमें वो बेहद क्यूट लग रही थी, किसी छोटे पपी की तरह, लेकिन उसे गुस्सा सच में आ रहा था। चलिए। देविका जी खनक को उठाते हुए कहा, जी हाँ, ये खनक शेखावत, उम्र 2.5 साल, जो हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी करके जोधपुर वापस लौटी है। खनक ने अपनी माँ को देखा और बेमन से जाने के लिए उठ गई। वो अभी सीढ़ियों से उतर ही रहे थे कि उनके कानों में तेज और साफ आवाज आई, काकी सा, इनका सर ढक दीजिए, हमारे यहाँ शादी से पहले मुंह नहीं दिखाते सबको। अनिरुद्ध राणा का पहला वाक्य सुनकर ही खनक ने उसको नापसंद कर दिया था। देविका जी ने जल्दी से ओढ़नी से खनक का चेहरा ढक दिया। खनक ने घूंघट में ही अनिरुद्ध की नकल करते हुए कहा, इनका मुंह ढक दीजिए, माँ सा, लड़की का ही क्यों लड़के का भी मुंह ढक दो। ये कहते कहते खनक ने मुंह बना लिया। देविका जी ने उसके हाथ पर हल्की सी चपत लगाते हुए उसे चुप करा दिया।
वही दोनों माँ बेटी को एहसास नहीं हुआ कि अनिरुद्ध के तेज कानों में ये बात पड़ चुकी थी। देखने में ही उसके चेहरे पर एक अलग तेज था, हल्का सांवला रंग, चेहरे पर ताव देती मूछें और हल्की दाढ़ी, 6.3 इंच कद, एक अलग ही चार्म था उसकी पर्सनैलिटी में। लेकिन उसकी बातें हमेशा सख्त और चुभने वाली ही होती थी। राणा परिवार को रूढ़िवादी परिवार माना जाता था, जहां मर्दों की चलती थी। ऐसे में खनक कैसे इस शादी को निभा पाएगी? ये बड़ा सवाल था। जुबान तो घनी तेज है लड़की की। अनिरुद्ध ने मन ही मन कहा। वही खनक ने भी मन ही मन कहा, कहाँ फंसा दिया बाबा साहब, इतना मुश्किल तो जेई का एग्जाम भी नहीं था। शकुंतला देवी खड़ी हुई और खनक के पास आई। देविका जी ने कुछ इशारा किया तो खनक ने खड़े होकर उनके पैर छुए। सदा खुश रहो। शकुंतला जी ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने उसका चेहरा देखा। खनक हैरान थी। अभी उनका पोता बोल रहा था कि शक्ल नहीं दिखाना, यहाँ उसकी दादी उसको घूर घूर कर देख रही थी। ये क्या था? आखिर वो समझ नहीं पा रही थी। जब दादी को संतुष्टि को गई कि उसका रंग रूप और नाक नक्शा अच्छा है, तो अपनी जगह जाकर बैठ गई। कैसी सोच है यार इन लोगों की। मैं 2 मिनट और बैठी तो कसम से कुछ हो जाएगा। खनक ने अपनी मुट्ठी कसते हुए मन ही मन कहा, लाडो जाइए, अपने जो मिठाई बनाई है वो ले आइए। वीरेंद्र जी ने कहा जी बोलकर खनक खड़ी हो गई, लेकिन वो कंफ्यूज थी कि उसने कौन सी मिठाई बनाई है। वो तो अभी सोकर उठी थी। देविका जी उसका हाथ पकड़कर वहां से ले गई। दादी जी ने फिर सवाल किया, वैसे आपकी बेटी कौन सी मिठाई बना लेती हैं? वीरेंद्र जी ने नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी ज्यादा नहीं, बस गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, पेड़ा, 5 तरह के लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, रसमलाई, चूरमा और घेवर तो वो सबसे स्वादिष्ट बनाती है। इतनी मिठाई के नाम सुनकर सब लोगों के चेहरे पर चमक आ गई। अगम अनिरुद्ध के बड़े भाई का बेटा खुश होकर बोला, वाह क्या बात है, काकू सा बच के रहना कि आपको डायबिटीज न हो जाए। आप चुप रहे, वो राजे रजवाड़े के खानदान से है, उनके रिवाज होते हैं। बस आप मुंह बंद रखे, अपना है एकलिंग जी, बस ये रिश्ता पक्का हो जाए। देविका जी ने प्लेट में मिठाई रखते हुए कहा और प्लेट खनक के हाथों में पकड़ा दिया। खनक किचन से बाहर जाती। उससे पहले ही देविका जी उसको वार्निंग देती हुए बोली, और आज के लिए केवल मारवाड़ी या हिंदी बोलनी है, अंग्रेजी में खिटपिट करने की जरूरत नहीं है, समझिए आप। खनक क्या ही करती, उसने बेमन से सबको मिठाई दी और आकर एक तरफ बैठ गई। शकुंतला जी उसे सवाल कर रही थी, वो बस बेमन से ही हाँ ना कर रही थी। उसका कम बोलना किसी को अच्छा लग रहा था, जिसकी नजरें खनक पर जम चुकी थी। खनक वहां बेमन से बैठी कुछ सोच रही थी। उसने मन ही मन कहा, ये लोग तो पीछे ही पड़ गए हैं, मुझे नहीं करनी। ऐसे नैरो माइंडेड खानदान में शादी, कुछ सोच खनक। इस बला से पीछा कैसे छुड़वाया जाए? वो अभी यही सब सोच रही थी कि अचानक ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने कुछ खुश होकर खुद से ही कहा, अरे हाँ, अभी तो का और लड़की को अकेले में मिलने को भी कहा जाएगा ना, तो उस वक्त मैं मना कर दूंगी। हाँ, यही बेस्ट होगा। वो अपनी बात पर बेहद खुश हुई और मन ही मन खुद को शाबाशी देने लगी। लेकिन तभी आशुतोष जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आशुतोष जी ने कहा, देखिए वीरेंद्र जी, हमें आपकी बिटिया पसंद है और ये रिश्ता भी हमें मंजूर है, तो क्यों ना शगुन का नारियल देकर रिश्ता पक्का कर लिया जाए। वीरेंद्र जी ने खुश होते हुए कहा, जरूर राणा साहब, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या ही होगी हमारे लिए। खनक ने जैसे ही ये सुना वो हैरान रह गई। कम्हा वो मना करने का प्लान बना रही थी और कम्हा रिश्ता पक्का भी हो चुका था और अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। शकुंतला जी ने खनक को शगुन की चुनरी ओढ़ाई और नारियल के साथ 11 रुपये शगुन का देकर उसका तिलक किया और बोली, परिवार में स्वागत है छोटी बहू। खनक तो शॉक्ड थी, उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या पेश है नई कहानी। नए किरदार, नए जज्बातों के साथ। तो चलिए इस सफ़र पर मेरे साथ देखते हैं क्या होता है अनिरुद्ध और खनक की इस तकरार का अंजाम।